हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास के अंदर आप सब बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि नस्ट इक्वेशन क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। नस्ट इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसके द्वारा हम किसी भी टेम्परेचर की कंडीशन पर और किसी भी कंसंट्रेशन की कंडीशन पर हम किसी सेल का पोटेंशियल वो पता कर सकते हैं। तो बाय यूज ऑफ नर्स इक्वेशन we can find out the electrode potential of cell if any temperature or any concentration। यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसके थ्रू हम किसी भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जान सकते हैं किसी सेल का। आइदर पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है और सेल का पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है। और हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। जनरली IUPAC ने रिडक्शन पोटेंशियल को माना है। तो जनरली हम जब भी किसी सेल का पोटेंशियल निकालते हैं तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही निकाला जाता है। बट अगर हम उसके रिडक्शन पोटेंशियल का जस्ट साइन कन्वर्ट कर दें तो वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाता है। तो बाय यूज ऑफ नस्ट इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ सेल। यानी किसी सेल का पोटेंशियल हम पता कर सकते हैं एट एनी टेम्परेचर और एट एनी कंसंट्रेशन। यानी किसी भी कंसंट्रेशन पर और किसी भी टेम्परेचर की कंडीशन पर हम नस्ट इक्वेशन के थ्रू किसी सेल का पोटेंशियल और किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वो पता कर सकते हैं। तो नस्ट ने एक इक्वेशन दी E सेल इक्वल टू E नॉट सेल, E इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। दिस इज द नस्ट इक्वेशन। प्रोडक्ट को हम सिंपली P से लिख देते हैं और रिएक्टेंट को हम सिंपली R से लिख देते हैं। तो दिस इज नस्ट इक्वेशन। यहाँ E सेल पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर की किसी भी कंडीशन पर सेल पोटेंशियल एट एनी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। E नोड सेल इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगी जबकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो
टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो और अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार प्रेशर हो। तो ऐसी कंडीशन में जो सेल का पोटेंशियल निकाला जाएगा दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमें सेल पोटेंशियल पता करना है एट एनी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर। यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें उसका पता होना चाहिए R इजिकल टू, जैसा कि आप जानते हैं गैस कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। T इजिकल टू टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं, T इजिकल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर यहाँ पर 298 केल्विन टेम्परेचर, हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं। यहाँ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ P फॉर प्रोडक्ट एंड R फॉर रिएक्टेंट। तो ये सारी कंडीशन हमें पता है। अब हम इसी नस्ट इक्वेशन को थोड़ी सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। ये जो नस्ट इक्वेशन है, इस नस्ट इक्वेशन को हम जनरली 1% यूज करते हैं, जनरली 1% यूज करते हैं। हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ई नॉट सेल माइनस, जब हम R का वैल्यू 8.314, T का टेम्परेचर का वैल्यू और F इजिकल टू यहाँ पर फेराडे यानी चार्ज ऑफ ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कितना फेराडे चार्ज, सपोज करो 1 मोल प्रोडक्ट बना या 2 मोल प्रोडक्ट बना, तो 1 मोल प्रोडक्ट जो बना है उसका चार्ज 1 फेराडे होगा। 2 मोल प्रोडक्ट बना है तो उसका चार्ज 2 फेराडे होगा। इस तरीके से कितने नंबर ऑफ मोल जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है या कितना रिएक्टेंट ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन कंज्यूम हुआ है, उसके हिसाब से हम चार्ज डिसाइड करते हैं। तो 1 फेराडे की जो वैल्यू है 1 फेराडे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 96500 कूलाम होता है। तो जब हम यहाँ R का वैल्यू, T का वैल्यू, F का वैल्यू रख देते हैं तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये 0.0591 डिवाइडेड बाई n log 10, दिस इज रियल प्रोडक्ट एंड दिस इज रियल। तो दिस इज also a Nast equation, this is Nast equation, but 99% केस में हम इस Nast equation को यूज करते हैं क्योंकि this is the simplify of this equation। तो अब इस इक्वेशन को किस तरीके से हम यूज करेंगे इसकी बात हम कर लेते हैं फ्रॉम वन न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में हमारे पास हमसे कहा जाता है फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या और रिडक्शन पोटेंशियल for Fe+2 जिसका कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है, चेंज इनटू Fe solid, this is aqueous and this is solid, 825 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए हमें
इस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, यानी आयरन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये हमें दिया गया है E नॉट Fe+2 चेंज इनटू Fe, दिस इज द वैल्यू -445 वोल्ट, दिस इज गिवन। आपसे कहा जाता है फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Fe+2 चेंज इनटू Fe एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम कैसे सोल्व आउट करेंगे? तो यहाँ हम सबसे पहले E नोट सेल बाय यूज ऑफ नेस्ट इक्वेशन, E नोट सेल हम यहाँ से निकाल लेते हैं। E नोट सेल हमने पढ़ा है E कैथोड माइनस E एनोड, कैथोड एंड एनोड। तो यहाँ आप देखते हैं E कैथोड एंड E एनोड। तो यहाँ हमें सेल का जो है रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, तो यहाँ हम E नोड सेल का वैल्यू E नोड Fe+2 चेंज इनटू Fe, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाता है -0.45 वोल्ट। तो यहाँ हम लास्ट इक्वेशन से E नोट सेल का वैल्यू -0.45 -0.0591 अपॉन n का वैल्यू जब हम देख रहे हैं चेन Fe चेंज हो रहा है हमारा Fe+2 से Fe में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ Fe सॉलिड बनता है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 देखने को मिलता है। तो यहाँ हम n का वैल्यू 2 रख देते हैं, log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट यहाँ पर ये बनता है और रिएक्टेंट हमारे पास ये, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो यहाँ हम प्रोडक्ट की जगह Fe+ सॉलिड लिख देते हैं और रिएक्टेंट की जगह हम Fe+2 आयन, इट इज इन एक्वस। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ आयरन के एक ही मोल है, अदरवाइज अगर कोई एक से ज्यादा मोल होते तो दे रेज्ड इनटू देयर पावर में चले जाते। तो यहाँ E इक्वल टू 45 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log बेस 10। अब हम जानते हैं किसी भी सॉलिड का जो कंसंट्रेशन है, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है और Fe+2 का कंसंट्रेशन 0.01 दिया गया है, यानी 10 टू दी पावर माइनस 0.01 को मैं 10 टू दी पावर माइनस 2 लिख देता हूँ, 10 टू दी पावर माइनस 2। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log 10 टू दी पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर 2 हो जाता है। अब हम इसको E0 इक्वल टू -0.45 -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और log 2 इसको सोल्व करते हैं तो हम लिख देते हैं 2 log 10। E is equal to -45 -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log 10 का वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है, तो दिस इज 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। E is equal to दिस इज वैल्यू माइनस दिस इज वैल्यू ऑल्सो माइनस, दोनों माइनस में वैल्यू को हम जोड़ देते हैं तो 40591
and 0.0451. इसको हम लिख देते हैं 0.104 वोल्ट माइनस इसी का ये हमारे पास जो आया है ये सेल का फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Fe+2 एंड Fe। इसी का अगर हम अपोजिट करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाता है। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गया होगा। अब हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट from Nernst equation यानी किसी नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरीके से जान सकते हैं। तो हमारे पास हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डेल्टा जी के बारे में। डेल्टा जी इज इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी मैंने आपको बताया था कि डेल्टा जी जो है किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को जो है वो डिसाइड करता है। अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है या 0 से कम होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। और जब डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है तो ऐसी कंडीशन में रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर एक्सिस्ट कर जाती है। सपोज ए जो है वो बी में चेंज होता है। अगर रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी लेस देन 0 है यानी डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है, 0 से कम होने का मतलब नेगेटिव है, तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होने पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी यानी ए अपने आप से बी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यही रिएक्शन मानो इक्विलिब्रियम पर है यानी बी वापस ए के अंदर चेंज हो रहा है, तो अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब ये हुआ कि बैकवर्ड डायरेक्शन में इसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। और ऊपर अगर ए बी स्पॉन्टेनियस है बट बी ए के अंदर जनरली कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब एक ऐसी कंडीशन आती है कि ए और बी जो दोनों हैं वो इक्विलिब्रियम पर एक्सिस्ट हो जाते हैं तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो जाता है। और हम कह सकते हैं जब डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो जाता है तो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर आ जाती है। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू 0 हम कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू 0। जब डेल्टा जी 0 है तो
तो हमने पढ़ा है डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल। यहाँ सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमने नहीं लिया है, यहाँ सेल का पोटेंशियल है एट एनी कंसंट्रेशन एट एनी टेम्परेचर। तो यहाँ इस जब डेल्टा जी जीरो है तो हम कह सकते हैं ई सेल का वैल्यू भी जीरो हो जाता है। और जब ई सेल का वैल्यू जीरो हो जाता है तो हमने नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ा है ई इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log वेस्टेज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ ई सेल का वैल्यू हम जब जीरो रख देते हैं तो ये हमारा जीरो हो जाता है ई नोड सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log वेस्टेज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ हमने जाना कि जब भी कोई एक रिएक्शन होती है, सपोज करो ए बी में चेंज होता है, तो हम इसके लिए जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर आ जाती है तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ हम रिएक्टेंट और यहाँ हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर एस्टैब्लिश करती है तो हम उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। जब Kc का वैल्यू हम ये लिखते हैं तो एक चीज होती है QC, रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट QC क्या होता है? रिएक्शन क्वोशिएंट जब हम किसी रिएक्शन का कांस्टेंट पता करते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर पता ना करके जब हम किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर लिखते हैं तो हम उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम देते हैं। जबकि अगर हम किसी एसी रिएक्शन का कांस्टेंट लिखना चाहते हैं जो इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में उस रिएक्शन का कांस्टेंट जो है Kc ना लिखकर QC लिखा जाता है, जिसे रिएक्शन क्वोशिएंट नाम देते हैं। तो रिएक्शन क्वोशिएंट एक तरीके का एक तरीके का कांस्टेंट है, बट ये वो कांस्टेंट है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर अप्लाई नहीं किया जाता है। तो हम QC की जगह भी हम सेम लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ QC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा जाता है। यहाँ अब हम तो ये हमारे पास 0 इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF और log, और यहाँ हम इसको Kc लिख देते हैं
इक्विलिब्रियम पर अगर रिएक्शन है तो QC, अगर इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन है तो हम KC लिखते हैं, और इक्विलिब्रियम के अलावा किसी अदर कंडीशन पर रिएक्शन है तो उस रिएक्शन का हम QC लिखते हैं। तो यहाँ हम मान रहे हैं हमारा रिएक्शन जो है एक इक्विलिब्रियम पर है, तो इक्विलिब्रियम पर हम यहाँ log P/R को जो है KC लिख देते हैं। यहाँ से हम log KC का वैल्यू निकाल लेते हैं। KC इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो log KC हमारे पास हो जाता है P नोट सेल इनटू NF डिवाइडेड बाय 2.303 और इस फॉर्मूले के थ्रू हम जो है किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो पता कर सकते हैं यूजिंग बाय नास्ट इक्वेशन। तो आई थिंक आप इस कॉन्सेप्ट से किसी कोई रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होती है तो ऐसी कंडीशन में भी आप नास्ट इक्वेशन के थ्रू उस रिएक्शन का जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी KC की वैल्यू को पता कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।